हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मौर्यकालीन, जिसके अंतर्गत हम शासक, प्रशासक, सैन्य विभाग, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धर्म एवं कला, इन सब के क्या है क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शासक का देखते हैं, फिर ऐसे ही क्रम से बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। पहला क्वेश्चन है, किस साहित्यिक स्रोत से चाणक्य की राजनीति का पता चलता है? तो यहाँ पर चाणक्य की राजनीति का पता चलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर है वंश थापकसिन नामक टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई है? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा वहाँ महावंश। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दीपवंश नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दीपवंश की जो रचना है वो बाचिसक ने की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, किस जैन ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर जो उल्लेख मिलता है वो है कल्पसूत्र से और परिशिष्ट पर्वन से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। बृहत कथा मंजरी, तो बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र हो जाएगा। कथा सरित सागर सोमदेव हो जाएंगे। कथा सरित सागर सोमदेव हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस जो है ढूंढीराज की हो जाएगी। परिशिष्ट पर्वन जो है हेमचंद्र की हो जाएगी। आगे देखते हैं, तो इस हिसाब से जो कूट बनेगा वो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बृहत कथा मंजरी, उसके लेखक हैं क्षेमेंद्र। कथा सरित सागर के लेखक हो जाएंगे सोमदेव। कथा सरित सागर के सोमदेव। मुद्रा राक्षस के हो जाएंगे ढूंढीराज। परिशिष्ट पर्वन के हो जाएंगे हेमचंद। परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र, मुद्रा राक्षस के ढूंढीराज, कथा सरित सागर के सोमदेव और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये राजनीतिक है, राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राज्य प्रसाद प्राप्त हुआ है? तो कुम्हार और बुलंदीबाग दोनों से हुआ है, तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन सी होने वाला है। आगे देखते हैं, बौद्ध परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे? तो बौद्ध परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय जाति के थे। आगे देखते हैं, किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को विशालता पर प्रकाश डाला है? तो किसी ने नहीं डाला, जस्टिन ने ही डाला है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तथा यूनानी वायसराय सेल्यूकस के मध्य हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए तथा बदले में सेल्यूकस ने उसे कौन सा भूभाग दिया था? तो अफगानिस्तान दिया था, बलूचिस्तान दिया था, सिंध का पश्चिमी क्षेत्र दिया था। तो उपयुक्त हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं हुआ था? तो पूर्वोत्तर भारत में नहीं हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, यूनानी लेखक मेगस्थनीज के विवरण से मौर्य काल के किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो यूनानी लेखक मेगस्थनीज के अनुसार हमें संस्कृति की नहीं पड़ती है। मौर्य साम्राज्य की किस प्रकार की संस्कृति थी, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो सभी की जानकारी प्रशासनिक अर्थव्यवस्था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य हुए युद्ध का विवरण किस पुस्तक से प्राप्त है? तो ये जो पुस्तक है उसका नाम है एपियानस। एपियानस से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था। तो एपियानस के द्वारा ही पता चलता है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त
संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हमें मिलता है जूनागढ़ से। तो बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं किस स्रोत से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्य गुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है जूनागढ़। आगे देखते हैं किस स्रोत से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाओं का विस्तार कोंकण था? तो यहाँ एक सोर्स बताना है यानी अभिलेख बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोपारा से पता चलता है कि चंद्रगुप्त की जो सीमाएं हैं वो कोंकण तक थी। और उससे पहले जो है सुदर्शन झील का निर्माण जूनागढ़ से पता चलता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य, चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वच्छंद शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारे प्रशासनिक अधिकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा का एक उच्च आदर्श प्राप्त प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर जो सही होने वाला है वो है डी। आगे देखते हैं असत्य पूछा है तो सभी सत्य हैं, यहाँ पर असत्य जो है वो डी ही है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो दक्षिण भारत की विजय जो है वो प्राप्त होती है एहनानूर और मुरनानूर से। एहनानूर और मुरनानूर से पता चलता है कि उसने दक्षिण भारत को विजित किया था। आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पहाड़ी पर संलेखना व्रत किया था? तो चंद्रगिरी हो जाएगा, चंद्रगिरी हो जाएगा। आगे देखते हैं किस ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपासक था तथा उसने श्रवणबेलगोला की यात्रा की थी? किस ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के उपासक थे और उसने क्या है श्रवणबेलगोला की जो है वो यात्रा की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं भद्रबाहु, पुष्यश्रावक, कथाकोश, राजा बलि कथा। इसमें से कोई नहीं है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विशेषता नहीं है? तो सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण जो है वो ये विशेषता नहीं है, बहुत ज़्यादा सत्ता का केंद्रीकृत नहीं था। आगे किस ग्रंथ से पता चलता है कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद ने अपने दरबार में ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था? तो चाणक्य के जो है वो क्या है शिखा, उनकी जो चोटी है वो नहीं बांधेंगे, कुछ इसी प्रकार से उन्होंने प्रण लिया था क्योंकि उसका जो धनानंद है नंद वंश का अंतिम राजा उसने अपमान कर दिया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि चाणक्य का अपमान धनानंद ने किया था। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो तक्षशिला में ही हुई थी। आचार्य चाणक्य उनको लेके गए थे तक्षशिला में, वो वहाँ पर आचार्य थे वहाँ पर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्रघात कहकर बुलाया था? तो अमित्रघात कहने वाले हैं एथिनेक्स ने कहा था। एथिनेक्स यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं चाणक्य ने कुल कितने मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया था? तो चाणक्य ने जो संचालन किया था वो है 3 राजाओं, 3 मौर्य राजाओं के राज्य का संचालन किया था। आगे देखते हैं बिंबिसार से रिलेटेड देखते हैं अब। स्ट्रेबो तथा जस्टिन ने मगध के किस शासक को सेंड्रोकोटस कहकर पुकारा था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किस किस ने कहा था? स्ट्रेबो और जस्टिन ने कहा था। अगला है सर्वप्रथम किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी? तो यहाँ पर विलियम जोन्स हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मौर्य साम्राज्य तथा उसके शासक के लिए असत्य है? तो असत्य हमें बताना है यहाँ पर डायोनीसियस मिस्र का राजदूत था। डायनीलियस के विवरण से तत्कालीन भारत पर प्रकाश पड़ता है और डायमेकस मकदूनिया का राजदूत था। तो सी ऑप्शन जो है असत्य है। बाकी
यहाँ पर जो डी है, डायमेकस के विवरण से बिंदुसार के शासन के संबंध में पता चलता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यही असत्य है, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, बिंदुसार ने अपने किस पुत्र को प्रारंभ में तक्षशिला का राज्यपाल बनाया था? तो बिंदुसार ने तक्षशिला का सुमन या सुशीम को बनाया था, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। वहां के राजा ने इनमें से कौन सी वस्तु देने से इनकार कर दिया? तो दार्शनिक को देने से मना कर दिया था, सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, किस स्रोत से पता चलता है कि बिंदुसार ने अवंती राष्ट्र के उपराजा पद पर अशोक को नियुक्त किया था? तो अवंती राष्ट्र के उपराजा के पद पर अशोक को नियुक्त किया था, ये कौन से ग्रंथ से पता चलता है? दिव्यदान से, दिव्यदान से। आगे है, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद होती थी। इस मंत्री परिषद के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इस मंत्री परिषद को खलरख कहा जाता था, खलरख। आगे है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो है वो शैव, और बिंदुसार जो है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आर्य मंजूश्री मूल कर्म से पता चलता है कि बिंदुसार के राज्य का संचालन कौन करता था? चाणक्य करता था। आगे देखते हैं, अशोक से संबंधित पूरे भारतीय इतिहास में वो है पहला शासक अशोक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया। इसकी प्रेरणा किस देश से उसे मिली थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है ईरान से, ईरान से मिला था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब अभिलेखों से बताना लोगों को, तो ये प्रेरणा उसने ईरान से लिया था। आगे देखते हैं, अशोक ने अफगानिस्तान की जनता को किस भाषा में संबोधित किया है? तो अशोक ने अफगानिस्तान की जो भाषा है वो संबोधित किया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आरामाइक और खरोष्टी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में प्रयोग किए जाने वाले मृद भांड, मतलब मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार के मृद भांड जो हैं वो मिलते थे? तो उत्तरी चमकदार काला मृद भांड जो है वो यहाँ पर मिलता था। आगे है, दिव्यदान नामक ग्रंथ के अनुसार अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी जो है वो यहाँ पर सही नाम हो जाएगा। और दिव्यदान पूछा है तो शुभद्रांगी और धर्मा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की माता का नाम क्या था? तो यहाँ पर कौरविकी नहीं है, यहाँ पर देवी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, देवी। आगे है, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को किस नाम से संबोधित किया है? तो स्वयं को जिस नाम से संबोधित किया है वो हो जाएगा शाक्य, बुद्ध शाक्य से संबोधित किया है। आगे देखते हैं, अशोक की किस रानी का उल्लेख इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण रानी की राज्याज्ञा में मिलता है? कारुवाकी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम नहीं मिलता है? तो अशोक का व्यक्तिगत नाम नहीं मिलता है, तो इनमें तो सभी में मिलता है। मास्की हो गया, नेतूर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं, दीपवंश नामक सिंगली ग्रंथ में अशोक को किस नाम से पुकारा गया है? तो अशोक को जो पुकारा गया है उज्जैनी कर मोली से, उज्जैनी कर मोली।
तो यहाँ पर उज्जैनी करमौली सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कश्मीर एवं खोतान क्षेत्रों के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 7वें वर्ष। आगे देखते हैं, इतिहास प्रसिद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग में किसका शासन था? तो यहाँ पर जो शासन था वो है नंदराज का, नंदराज सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के किस शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध और उसके परिणाम जो है वो हमें पता चलता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कलिंग युद्ध के कारण के संदर्भ में असत्य है? तो जो असत्य है वो है कलिंग मोतियों के लिए मशहूर था, असत्य, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग की प्रजा तथा उसकी सीमा पर रहने वाले लोगों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो यहाँ जो है वो धौली और जौगर दोनों से ही पता चलता है कि उसकी प्रजा तथा उसकी सीमा पर जो लोग रह रहे हैं उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये धौली और जौगर से पता चलता है। पूर्वी क्षेत्र में बंगाल तथा मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि अशोक के किस अभिलेख से होती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महास्थान। महास्थान से पता चलता है कि पूर्वी महास्थान में बंगाल तक जो है, पूर्वी क्षेत्र में बंगाल तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि महास्थान अभिलेख करता है। आगे देखते हैं, श्रीलंका यात्रा के समय अशोक अपने पुत्र को विदा या छोड़ने के लिए निम्न में से किस स्थान तक आया था? तो अपने पुत्र को छोड़ने के लिए वो है ताम्रलिप्ति तक आया था, ताम्रलिप्ति। आगे देखते हैं, सिद्धपुर से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, यह किस स्थान पर है? तो सिद्धपुर जो है वो है मैसूर में। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के काल में स्वतंत्र सीमावर्ती राज्य था? तो स्वतंत्र सीमावर्ती राज्य जो हैं वो थे चोल, चेल, पांड्य। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लिखित आटविक जातियों का क्षेत्र कौन सा था? तो आटविक वही वन वाला क्षेत्र, तो बुंदेलखंड से उड़ीसा तक का क्षेत्र जो है आटविक वाला था। आगे देख लेते हैं, तिब्बती स्रोत के आधार पर अशोक की पुत्री चारुमती ने कौन सा नगर बसाया था? तो चारुमती ने जो नगर बसाया था वो है देवपत्तन, देवपत्तन सही आंसर है। आगे देखते हैं, नेपाल के क्षेत्र में मिले अशोक के किस अभिलेख से मौर्य काल की कर नीति की स्पष्ट जानकारी मिलती है? तो कर नीति की स्पष्ट जानकारी, तो यहाँ पर रुमनदेई अभिलेख सही हो जाएगा, रुमनदेई। अगला है, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष बौद्ध धर्म में ग्रहण किया था? तो अपने राजा बनने यानी राज्याभिषेक के जो है चौथे वर्ष क्या है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म को मानने वाला था? तो ये शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म यहाँ पर सही हो जाएगा। बराबर पहाड़ियों में अशोक ने किस संप्रदाय के लिए 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था? तो आजीवक संप्रदायों के लिए किया था, बी ऑप्शन सही है। हेनसांग के अनुसार अशोक को कौन से आहर्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो उपगुप्त हो जाएगा, उपगुप्त ने किया था, उपगुप्त सही आंसर है। आगे देखते हैं, अशोक ने अपनी यात्रा के 10वें वर्ष बौद्ध के जीवन से जुड़े किस यात्रा की, कौन से स्थान की यात्रा की थी? तो बोध गया की यात्रा की थी, बोध गया की। आगे देखते हैं,
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष महात्मा बुद्ध की जन्म स्थल की यात्रा की थी? तो ये 10वें वर्ष किया था, 10वें वर्ष। अशोक की लुम्बिनी यात्रा के दौरान कौन सा धार्मिक विद्वान उनके साथ गया? तो उपगुप्त ही गए थे। आगे है अशोक के अभिलेख अशोक के अभिलेख किस पर प्राप्त नहीं हुआ है? तो मतलब किस पर? शिलाओं पर हैं, गुहाओं पर भी हैं, तो मिट्टी के कटोरे पर भी हैं, इसमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। अशोक के अभिलेख से उनके जीवन से जुड़ी किस घटना पर प्रकाश नहीं पड़ता है? तो इसमें भी सभी का पड़ता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अशोक के जीवन का भी पड़ता है, आंतरिक नीति, राष्ट्रीय नीति, सभी का पड़ता है, तो डी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं अशोक ने अपने शासनकाल में कुल कितने युद्ध किए थे? कुल कितने युद्ध किए थे यहाँ पर पूछा गया, तो कुल एक ही युद्ध किया था, उसी से वो बहुत ही प्रभावित हुआ था और उसने युद्ध जो है वो हमेशा के लिए छोड़ दिया था। आगे देख लेते हैं, एक प्रबुद्ध शासक के रूप में किस शासक ने प्रचार के द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाया था? तो आंसर हो जाएगा अशोक। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य शासक अशोक के लिए कहा गया कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन देख लेते हैं। उसने साम्राज्य में रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका कार्य केवल पुरस्कार देना था, दंड देना नहीं। आगे देख लेते हैं, ईस्वी पूर्व दूसरी और पहली सदियों में किस भाषा में अशोक के अभिलेख श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं? तो श्रीलंका में जो प्राप्त हुए हैं वो है ब्राह्मी लिपि। आगे देखते हैं, अशोक के धम्म की परिभाषा किस ग्रंथ से ली गई है? मतलब उसने जो धम्म की परिभाषा दी है वो है राहुलोबाद सूत्र। आगे देख लेते हैं, अशोक के किस अभिलेख में उन ग्रंथों का वर्णन मिलता है जो धम्म का निर्माण करते हैं? तो दूसरा स्तंभ और 7वां स्तंभ, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस शिलालेख में वर्णन है कि अशोक ने त्रिसंग में विश्वास प्रकट किया था? तो अशोक ने त्रिसंग में विश्वास प्रकट किया था, तो भाब्रू अभिलेख से पता चलता है। आगे देखें, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख से उसके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि नहीं होती है? नहीं है, तो फिर इसमें से कोई सा भी नहीं है। अशोक की धर्म यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो ब्राह्मणों और श्रमणों का दर्शन करना, स्थावीरों का दर्शन करना, स्थावीरों को दान में स्वर्ण प्रदान करना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक से संबंधित नहीं है? तो उसने न्याय कार्य के लिए रज्जुक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, वो एक कर्मकांड विरोधी था। उसने अपनी राजधानी में प्राणी को मारना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से उपयोग कोई सा भी नहीं है। आगे देख लेते हैं, कथन और कारण दिया है। अशोक का धर्म संकुचित था, गलत है, इससे सांप्रदायवादी आस्तिकता नहीं कह सकते, तो कथन ही गलत है, और अगर कारण देखें तो सही है, लेकिन कथन क्या है? गलत है। आगे देखते हैं, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाता है? तो यहाँ पर बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए बौद्ध साहित्य में कहा गया है भिक्षु गतिक कहा गया है। अगला देख लेते हैं, शाहबाजगढ़ी, मतलब दो सूचियां दी गई हैं, स्तंभ है, उनका मिलान करना है। शाहबाजगढ़ी के खरोष्टी, शरेकुना है द्विभाषीय, तक्षशिला हो जाएगी, तक्षशिला की हो जाएगी आरमाइक, और गिरनार की हो जाएगी ब्राह्मी। तो इस हिसाब से जो कूट बनेगा वो है
सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, अशोक के काल में अनुसंधान क्या है। तो अनुसंधान क्या है कि राज्य के कर्मचारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष क्या है, धर्म प्रचार हेतु भेजा जाना। अब 2 स्तंभ हैं फिर से और इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले महेंद्र और संघमित्रा ये गए थे श्रीलंका, तो 1 से हो जाएगा यहाँ पर, 1 है। और तो डी का 1 है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी और देख लेते हैं। मध्यम, मध्यम जो है, मध्यम गए थे हिमालय, हिमालय। और रक्षित जो है उत्तरी, रक्षित जो है उत्तरी किनारा महादेव जो है मैसूर गए थे। आगे देख लेते हैं, अशोक द्वारा प्रस्तुत किस सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य को आत्म परीक्षण एवं मनन करना पड़ता है। तो निज्जति द्वारा। आगे है स्तंभ 1 और 2, उसका मिलान करना है यहाँ पर। तो सिद्धपुर, सिद्धपुर का हो जाएगा ब्रह्मगिरी। गोवी मठ, गोवी मठ का हो जाएगा मैसूर। रूपनाथ का हो जाएगा जबलपुर। और अहरोरा हो जाएगा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। तो इस हिसाब से जो कोड बनेगा वो है सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर। अशोक स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो टी कैंथेलर ने लगाया था। जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़कर देवनागरी की पहचान किस शासक के रूप में की थी। तो ये तिस्य के रूप में किया था, तिस्य के रूप में। तो यह यहाँ पर सही हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या है, तिस्य यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। तो रानी का अभिलेख जो है वो प्रयाग स्तंभ के लिए कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख को फिरोजशाह तुगलक टोपरा से दिल्ली लाया था। तो दिल्ली टोपरा अभिलेख हो जाएगा। स्तंभ 1 और 2 का मिलान करना है। पहला शिलालेख जो है पशुबलि और निंदा की बात करता है। छठा अभिलेख जो है आत्मनियंत्रण की बात करता है। 8वां शिलालेख हो जाएगा अशोक की तीर्थ यात्रा का। और तीसरा जो है राजकीय अधिकारियों को धम्म यात्रा पर जाने का निर्देश। तो इस हिसाब से जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। अशोक के किस अभिलेख में कार्णिकी सिक्के का उल्लेख है। तो महास्थान अभिलेख से काकिड़ी सिक्के का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। तो ये जो है वो है 7वें अभिलेख में कहा गया है। आगे अब मौर्य प्रशासन है, इसको एक अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। तो आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत